नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्वागत है आपका इस त्रिकाल में। आज से हम लोग 8 बजे 9 बजे का जो शो होता रहा है हमारा लाइव, वो 8 बजे से करने जा रहे हैं, कर चुके हैं। कोशिश करेंगे 8 बजे ही रहें। थोड़ी बहुत देर हो जाए तो अलग बात है, तब मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। और हमेशा की तरह हम लोग एक नैरेटिव वार के खिलाफ फिर से अपनी सीमित संसाधनों के साथ, और आप सब बहुत कम देखते हैं, हमें थोड़ा देखिए और दिखवाइए। तो जितना देखेंगे और दिखवाएंगे, एक नैरेटिव वार के खिलाफ फिर से हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। एक बेहद खतरनाक नैरेटिव कि यादवों को सबक मिल गई है, यादव राजनीति से अप्रासंगिक हो गए हैं, इस तरह का एक नैरेटिव चलाया जा रहा है। बिहार चुनाव हो गया, अब बिहार का चुनाव के बाद निशाना निगाह उत्तर प्रदेश पर भी है, वहां अखिलेश यादव है। हम लोग अभी 1 घंटे में समझेंगे, बातचीत करेंगे कि बिहार का चुनाव परिणाम है, उसने क्या यादवों और मुसलमानों को एकदम से राजनीति से अप्रासंगिक कर दिया है। 18% मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो लगातार घटता गया है, लेकिन क्या 14% यादवों को बिहार में कम से कम, और दूसरी जगह पे अलग अलग प्रतिशत है, लेकिन एक बड़ी संख्या है यादवों को राजनीति से अप्रासंगिक किया जा सकता है। हम इस पर बात करेंगे। और वो भी जब सामने जो जो दावा करने वाली जमात है, जो पार्टी है, जो जमात है, जो सपोर्टर समूह है, वो हिंदुत्व की बात करता है, और वैसे में कम से कम यादव समूह तो हिंदू है। यादवों के साथ एक चस्पा किया जा रहा है कि यादवों के व्यवहार ने इस तरह का परिणाम लाया है। यादव लंठ होते हैं, यादव लाठी वाले होते हैं, यादव ये होते हैं, यादव वो होते हैं। जरा हम समझेंगे, लेकिन सबसे पहले बिहार चुनाव के का जो जनादेश आया है, उसमें मोटा मोटी कौन सी जाति कितनी संख्या में विधायक चुन करके किस जाति के आए हैं। यादवों की संख्या 26 है, जो पिछली विधानसभा में 52 थी, 52 घट करके आधी हो गई है। और राजपूत हैं 32, ब्राह्मण हैं 13, कोयरी है 13, कोयरी हैं 24, कुर्मी है 14, मुसलमान हैं 11, बनिया हैं 28, गैर बनिया ईबीसी है, यानी अति पिछड़ा, क्योंकि बनिया का एक समूह भी ईबीसी में आता है, इसलिए अलग किया गया है। गैर बनिया ईबीसी है 28, और रिजर्व सीट है 40। इन 40 में से ये जो अपीजमेंट का प्रसंग है उसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। इन 40 में से को यदि आप 243 जो पूरी सीट संख्या है विधानसभा की बिहार में, 39 रिजर्व सीट को तो हटाना ही पड़ेगा, वो हटेगा, क्योंकि गैर रिजर्व सीट पे आमतौर पे SC ST नहीं लाए जाते। तो -40 करके जब आप प्रतिशत निकालेंगे तो यादवों का प्रतिशत होता है 10 से थोड़ा ज्यादा, यानी 14% की संख्या वाले यादव इस बार की विधानसभा में 10% से थोड़ा सा ज्यादा आए। राजपूत 32%, जिनकी आबादी है 4% के आसपास, तो वो अपनी आबादी के 8 गुना, सॉरी 32% नहीं हुए, मतलब 32 हैं संख्या में, तो इनका प्रतिशत होता है लगभग 15 के आसपास, या अपनी तिगुनी संख्या में। तो चाहे राजपूत हो चाहे भूमिहार हो, ये लगभग अपनी तिगुनी संख्या में, उनकी संख्या 25 है, बिहार विधानसभा में चुन करके आए हैं। ब्राह्मण अपनी संख्या के लगभग थोड़ा सा ज्यादा, 4% से ऊपर हैं, और 5-5.5% चुन करके आए हैं। मुसलमान 18% है, लेकिन चुन करके आए हैं 5% से भी बेहद नीचे। बात आज हम लोग यादवों की ज्यादा करेंगे और मुसलमानों की थोड़ी सी कम करेंगे, लेकिन करेंगे। यादवों 4 भाजपा से चुनकर यादव आए हैं, 7 जदयू से चुनकर के आए हैं, लोजपा से 2 आए हैं, राजद से 11 आए हैं, और जो बसपा है उससे 1 आए हैं, माले से 1 आए हैं। तो अब बताइएगा,
कि क्या बिहार में या कहीं भी 14% आबादी को कोई अप्रासंगिक बना सकता है। आधी संख्या इसलिए हो गई कि राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन है वो बेहद खराब हुआ है, इसलिए संख्या आधी हो गई। और यदि पूरी भी हो जाती तब भी यादव अपने राजपूतों की तुलना में और भूमिहारों की तुलना में बेहद कम होते। तो ओवर रिप्रेजेंटेशन वाला जो मसला है, सबसे पहले तो उसे हम खारिज करते हैं। न 2020 में ओवर रिप्रेजेंटेशन था और न अभी ओवर रिप्रेजेंटेशन है। हम समझेंगे मनोरमा जी से भी, विनय जी से भी, और पैनलिस्ट आते हैं तो उनसे भी, लेकिन उसके पहले मोटा मोटी कुछ बातें हम करना चाहते हैं। यादवों का की बड़ी भूमिका रही है सोशल जस्टिस को लेकर के। ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष में 1910 के आसपास से, जब जातियां दूसरी जनगणना के बाद, मतलब 1911 के बाद जब जातियां कंसोलिडेट होने लगी, तो 1920 के आसपास से ही सभी अलग अलग जातियां अपनी अपनी जाति सभाएं भी कर रही थी और यादवों ने अपने को असर्ट किया था। अभी एक शिवानंद तिवारी का एक नोट आया है कि लालू जी राम लखन सिंह यादव होना चाहते थे। राम लखन सिंह यादव मतलब कांग्रेस के स्टॉलवर्ट लीडर कभी रहे और उनके नाम से कई सारे शिक्षण संस्थान आदि इत्यादि। सवाल यह है कि जब यादवों का मध्य वर्ग बन गया है, यादव निर्णायक तौर पर बिजनेस में है, यादव प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी अपने हिसाब से आने लगे हैं, तब ये यादवों की लंठ छवि और लाठी वाली छवि कौन से लोग गढ़ रहे हैं। तब जबकि 90s में लालू जी आए थे तो लाठी पिलावन और रैली भी उन्होंने की थी और मेजॉरिटी से चुन करके आते थे। तो जो ये कह रहे हैं कि यादवों के लंठ छवि से या लाठी वाली छवि से, कथित लंठ में मैं कोट एंड कोट कह रहा हूं, मैं समर्थन नहीं करता इस लंठ छवि वाले थ्योरी का, लेकिन जो है उसकी बात कर रहा हूं, जो लोग बात कर रहे हैं। यदि ऐसा होता कि यादवों की छवि के कारण ऐसी संख्या हो गई और राष्ट्रीय जनता दल इतनी बुरी तरह से हार गई, तो ये वाली स्थिति तो तब होनी चाहिए थी। मनोरमा जी, विनय जी और सीमा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये स्थिति तो तब होनी चाहिए थी जब लालू जी का दौर था, जब लाठी पिलावन मामला था, जब विश्वविद्यालयों में बच्चे पहुंचे नहीं थे, यादवों के बेहद कम थे, संख्या उनकी बेहद कम थी। 2006 में जब रिजर्वेशन लागू होता है तो संख्या बढ़नी शुरू होती है, ओबीसी की भी, ईबीसी की भी, और तमाम नौकरियों में भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ना शुरू होता है। आज भी नौकरियों में फिर भी यदि जो बिहार का सर्वे है उसके हिसाब से देखें तो अपने जाति अनुपात के बराबर ही यादव है। अब भाई संख्या बड़ी है तो दिखेंगे कहीं ना कहीं। सवाल यह है कि जो लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि यादवों के चलने से, गुजरने से, मोटर बाइक से चलने से अद्भुत अद्भुत बातें मैं सुन रहा हूं, एक माहौल बन जाता है उनके खिलाफ, तो भैया मैं जो गानों के भी प्रसंग में बात हो रही है, तो ये जो जितनी रैलियां निकलती हैं, कभी क्या राजपूत या कोई भूमिहार या अनंत सिंह को देख करके, या चलिए सूरजभान जी को भी टिकट दिया था राजद ने, इन सब को देख करके कोई बहुत शांतिपूर्वक कोई माहौल बनता है क्या? ये सब हम समझेंगे कि यादव जब राष्ट्रीय जनता दल में हो तो लंठ होता है और जब भाजपा में जाता हो तो संत होता है। मैं रामकृपाल यादव की बात कर रहा हूं, मैं नित्यानंद राय की बात कर रहा हूं। चार विधायक चुन के लाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, 7 विधायक चुन के लाए हैं जदयू ने। विजेंद्र यादव की बात कर रहा हूं। इन संतों की तुलना में क्या सारे लंठ इधर ही होते? तो ये क्या है, ये नैरेटिव क्यों है? किसे किस डंडे से पीटने की कोशिश हो रही है, इसे समझने की जरूरत है। क्या ये सोशल जस्टिस को पीटने की कवायद है? दलित एंगल से भी इस पर हमले हो रहे हैं, बात हो रहे हैं, वो प्रसंग अलग है, उस पर भी बात होगी। वो कास्ट हायरार्की का अपना एक साइकी होता है, कास्ट हायरार्की का अपना एक सेटअप होता है, थोड़ी सी बात उस पर भी कर लेंगे। क्योंकि तो सुना है अभी एक साथी ने लिखा भी है कि चंद्रभान प्रसाद का इंटरव्यू भी सुन लीजिए, और तो उसके मसले अलग हैं वो, लेकिन इससे जुड़ते हैं, साइकी तो बनती है ना। अति पिछड़ा जो माहौल बनता है तो वो आप नैरेटिव सीधे नीचे तक पर्टिकुलेट होकर के जाता है। लेकिन सच क्या है, सच को हम समझें। तेज प्रताप जब तक तेजस्वी यादव के भाई हैं
तब तक बड़े लंट हैं, तब तक उनकी भाषा बड़ी खराब है, तब तक उनका एटीट्यूड पगला सा है। ये सारी बातें मैं नहीं कह रहा हूं, कोट एंड कोट कह रहा हूं, लोग कहते रहे। और जब तेज प्रताप विरोध कर देते हैं तेजस्वी यादव से, तेजस्वी यादव से मेरा कोई मोह नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल के विरासत की तरफ हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि, और इसीलिए उन पर अटैक भी होता है। आज तेजस्वी छोड़कर निकल जाए लालू जी को गालियां देते हुए, तो आज तेजस्वी भी संत हो जाएंगे। एक व्यक्ति जो आर्टिकुलेटेड और तेज प्रताप जब बाहर आते हैं तो फिर तेज प्रताप भी संत हो जाते हैं, कृष्ण भक्त हो जाते हैं। ये क्या है? ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव बिल्डअप में जो लोग लगे हैं, बुद्धिजीवियों को, आप तमाम लोगों को देखिएगा, चुनाव का रिजल्ट आने के बाद तरह तरह के बोल लिखे जा रहे हैं। इन सब को समझने की जरूरत है, मेरे अलावा विनय जी, सीमा जी और मनोरमा जी की दृष्टि में। लेकिन मैंने एक पूरी भूमिका सामने आपके इसलिए रख दी कि इस फ्रेम में हम समझने की कोशिश करेंगे कि नैरेटिव वार में कहीं तेजस्वी यादव भी तो नहीं फंसे। जब तेजस्वी यादव हारे थे 2020 में, तब भी हमने एक नोट लिखा था कि भाई लालू जी से नफरत मत करिए। अभिमन्यु 6 दरवाजे तोड़ सकता है, 7वें के लिए लालू प्रसाद चाहिए, धैर्य चाहिए, दृष्टि चाहिए। ये वही लाठी वाले यादव हैं जो सत्ता लेकर के आ रहे थे। अचानक से क्या हो गया कि लाठी वाले यादवों से सत्ता निकल गई? ऐसा नहीं हो सकता। इसको समझना पड़ेगा तेजस्वी यादव। आप जो मंचों से यादवों को ज्ञान देने लगे, वो वही उसी नैरेटिव में फंस जाना नहीं हुआ क्या विनय सर? जो नैरेटिव लगाया जा रहा है, वो यादवों को ठीक करने का सलाह दे रहे थे कि जरा ठीक हो जाइए और आप ये मत करिए, वो मत करिए। ये नैरेटिव वार में फंस जाना होता है, न कि नैरेटिव को के खिलाफ। आप जो वो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, उन सब वो कोशिशें उन्होंने छोड़ करके वोट चोरी में जाकर के फंस गए थे। लेकिन आपसे पहला सवाल यही कि 90s वाला जो सत्ता लेकर के यादव आ रहे थे, वो वाले लंठ ज्यादा थे, लाठी वाले ज्यादा थे, कोट एंड कोट, या ये वाले हैं? क्या यादवों की प्रकृति के कारण हारा जा रहा है चुनाव? एक बात। दूसरी बात कि ये जो नैरेटिव है पर्पिकुलेट होकर के कितना नीचे गया है, और उसका काउंटर नैरेटिव कर पाने में सोशल जस्टिस के लोग क्यों सफल नहीं हो पा रहे हैं। जी विनय सर। धन्यवाद संजीव जी। देखिए, किनकी कविता पता नहीं, वो लाठी के बारे में कहते हैं कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरो नद नालो जहां तहां बतावे अंग, झपट कुत्ता को मारे, हाँ दुश्मन दावा गीर होए तिन्हू को जाए। तो देखिए लाठी जो है, कविराय करके कुछ है आगे, वो शायद उनका ही है, शायद बिहारी की, हाँ शायद बिहारी की। हाँ जी, किसकी? नाम लेखक का मुझे, कवि का नाम भूल रहा हूँ, पर ये जो लाठी जो है, और इसलिए मुझे याद रह गया कि मैंने लिखा था कि लाठी और लाठीवादी तर्क। तो ये जो अभी चल रहा है, ये लाठीवादी तर्क ही है। देखिए, जब आप जब हेजेमनी के खिलाफ आप जब लड़ते हैं, तो आपको ऐसे नैरेटिव्स की जरूरत होती है। देखिए, जब जो कास्ट हायरार्की में जो डोमिनेंस जो था, वो डोमिनेंस सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं था, वो फिजिकल भी था। और उस फिजिकल डोमिनेंस को एक सेकंड रोक के पढ़ ही देते हैं। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नद नारो जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता का हमारे, हाँ दुश्मन दावा गीर होए तह होए तिन्हू को झारे, कह गिरधर कबीराय सुनो हो धूर के बाटी, सब हथियारन छाड़ी हाथ में ली जय लाठी। तो ये है कबीराय की कविता, गिरधर की कविता, गिरधर कबीराय तो की कविता। हाँ जी। तो ये जो है वो सिंबॉलिकल जो है। और जब बात करते हैं, जो आप जो लाठी वाली जो रैली हुई थी, पता नहीं उसका क्या नाम था, रैला बोल रहे थे, रैली नहीं, रैला है लाठी ना? तेल पिलावन रैली, लाठी हाँ, घुमावन रैली तेल का पिलावन लाठी घुमावन, है ना? तो देखिए, कई समाज को जो क्या होता है कि ये सहूलियत नहीं होती है कि उनके पास
कि वो अपने जो जो पावर रिलेशंस में जो नेगोशिएट करते समय जो अपने वो तर्कों को जो फ्रेम करेंगे, तो भाषा के स्तर पर, तर्क के स्तर पर उनको बहुत, उनके पास सोफिस्टिकेटेड नहीं होती है, स्किल नहीं होती है ना। तो लालू यादव की क्या खासियत थी? लालू यादव की खासियत ये थी कि जो जो हम कबीर के बारे में कहते हैं ना कि कबीर कबीर की जो थी भाषा चेरी थी। अगर सीधे सीधे भाषा मान गई तो ठीक है, और नहीं मानी तो कान पकड़ के दड़ेरा दे करके वो अपनी बात कहलवा ले। तो ऐसी जब राजनीति में जब आप एक, देखिए पॉलिटिकल फंक्शन आपका इस बात पर निर्भर करता है कि जो पॉलिटिकल मैसेज है उसको आप कितना ठीक ठीक प्रोसेस कर पाते हैं, उस कितनी सामर्थ्य है आप। जो उनका जो जो जिस वर्ग के को पॉलिटिकल एनलाइटमेंट या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देना था, उस तक जो भाषा पहुंचती थी और उस तक जो संदेश जाना था, उस भाषा के लिए ऐसे बिंब और प्रतीक जरूरी थे, ठीक है ना। और जैसे मैं कहता रहा हूं कि बारिश होने के लिए ये पर्याप्त नहीं है कि हवा में नमी हो, उसके लिए जो अतिरिक्त जो शर्त है वो ये है कि आपके पास एक न्यूक्लियस होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द जो है वो नमी जो है वो उसका घनीभूतकरण होगा, है ना, तभी वो बारिश होगी, है ना। काफी चीजें सापेक्षिक होती है। तो उसी तरह जो समाज का जो वंचित तबका था उसके पास एक ऐसा ग्रुप, ऐसा सामाजिक समूह चाहिए था जिसके इर्द गिर्द जो राजनीतिक सशक्तिकरण की जो महत्वाकांक्षाएं जो थी वो केंद्रीकृत होकर के, घनीभूत होकर बिल्कुल आकार विनय ग्रहण सर, कर। लेकिन आज भी उसकी जरूरत, एक तो यादव जो हैं वो 90 वाले यादव नहीं रहे, मध्य वर्ग बना, स्कूलों कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में पहुंचे। एक प्रोफेसर हुआ करते थे 2006 तक जेएनयू में, प्रमोद यादव, और कोई हाँ, प्रोफेसर नहीं ढूंढे हुए, ओबीसी में नहीं मिलता था। यादवों की बात तो दूसरी है, वीरेंद्र ये सॉरी विनय सर। लेकिन यादव हटेंगे सामने से तो होगा क्या? होगा ये कि अपनी संख्या 10% की संख्या के अनुपात में तिगुना अपर कास्ट आएगा। अब किसके दरवाजे से हाँ, आएगा? संजीव दरवाजा संजीव जो जी। है वो है जदयू और भाजपा। हाँ संजीव जी, आपको याद होगा हम लोग जब बात कर रहे थे, जब हम लोग वहाँ बछवाड़ा से पहले जो जो लड़के हम लोगों को मिले थे, है ना, कहाँ गए थे हम लोग? मोकामा गए थे ना, जो नजरत हॉस्पिटल के लिए जो बात करने गए थे हम लोग। तो वहां उसने एक बात जो कही थी, या शायद बछवाड़ा में कही थी उसने, कि जो भूमिहारों की जो संख्या है या जो अपर, उनकी संख्या कितनी 2 या 3% है, लेकिन फिर भी वो जो जिसको बॉक्सिंग में बोलते हैं कि पंचिंग एबव देयर हाइट, तो ये ताकत उनको इसलिए आती है कि जो ग्राउंड पर जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है और उसमें जो उनका डोमिनेंस है, उसको कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल डोमिनेंस में कन्वर्ट कर पाते हैं। नहीं, जो लेकिन उन स्थानीय स्तर पे वहां पर वो मेजॉरिटी में थे, तो वो एक बड़ी बात है। चाहे बेगूसराय हो, चाहे उनकी संख्या मतलब किसी को जिताने हराने के लायक है, हाँ, नहीं वो एक, चाहे मोकामा हो चाहे बेगूसराय हो। हाँ वो एक मुश्त वोट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सिंगल मेजोरिटी में है। उनकी डोमिनेंस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो व्यापक संदर्भ में जब वो बात कर रहे थे तभी उसने कहा था कि 3 या 4% हम हैं, लेकिन जो बाकी जो जो हमारे जो हमारा जो डोमिनेंस है इकोनॉमिक रिसोर्सेज को लेकर के, लैंड पे जो हमारा रिसोर्स जो है जो ज्यादातर हमारे पास में, तो उस पर डिपेंडेंट जो जातियां हैं उस पर हमारा एक बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, और वो जो है उनको एवं देयर वेट पंच करने की उनको ताकत देती है। इसका काउंटर जो है ना, इसका काउंटर जो है वो यादव उसको बैलेंस करने का काम करते थे, फिजिकल प्रेजेंस में भी, नंबर के हिसाब से, फिजिकल स्ट्रेंथ में भी, और कहीं ना कहीं उनकी जो रिसोर्सेस जो थी, चाहे वो लैंड की हो चाहे वो भी वो थोड़ा मैच करते थे।
और इसीलिए जो बाकी जो जातियां जब उनके पीछे गोलबंद हुई तो वो एक बड़ा वर्ग बना और काउंट, और इसी को ब्रेक करने के लिए जो है वो तमाम जो तर्क चल रही है, जो तेज प्रताप की बात कर रहे हैं, चाहे वो रागनी यादव की बात कर रहे हैं, और ये खतरा जो है उसको लोग चिन्हित जरूर कर रहे थे, क्योंकि वो तभी जो कर्पूरी ठाकुर के जो जन्मदिन के अवसर पर जो वो हुआ, तो उसमें तेजस्वी यादव को ये कहना कि जो है यादवों को जो है सामाजिक न्याय का आते हैं विनय फायदेदार सर, बनना। बिल्कुल बिल्कुल विनय सर, लेकिन ये कहना ही मनोरमा अपने आप में मैं तो समझता हूं कि नकारात्मक है और नैरेटिव वार में फंस जाना है। देखिए, आपके यादवों को कम कर दिया, छांट दिया और अपने यादव ले आए। 4 यादव बीजेपी से और 7 यादव आए जदयू से, तो 11 यादव उनके हैं। वीआईपी लोजपा से हैं 2 यादव, 1 माले से हैं, और माले तो खैर इधर है, तो 2 लोजपा से हैं। तो आपके यादव छाटे, उनके यादव, मतलब लंठ यादव छट गए, संत यादव आ गए। ये नैरेटिव है। बरसाती लाल वर्मा जो कह रहे हैं, आरएसएस का अभियान है दबंग पिछड़ी जाति को किनारे लगाना। गुजरात के पटेल, महाराष्ट्र के मराठे, हरियाणा के जाट और अब बिहार के यादव, निशाना वहां भी है, अखिलेश यादव पर भी है। लेकिन एक बात और है मनोरमा, आरएसएस इन जातियों को विलेन तो बना रही है, लेकिन टाइम फ्रेम में ये वो अपनाना चाहती है। वो चाहते हैं कि यादव और रविदास समाज के जो लोग हैं वो उनके फोल्ड में चले जाएं, ताकि पूरी तरह से हिंदूकरण हो जाए उनका। मनोरमा, उनका जो हिंदू राष्ट्र का लक्ष्य है वो इनके जरिए एक, और दूसरा बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सुरमा, पुरस्कार लेने वाले, पुरस्कार झटकने वाले, यहाँ घूमने वाले, वहां जाने वाले, ये सब के सब कह रहे हैं कि जातिवाद हार गया है। नहीं, और ये भी कह रहे हैं कि अगर आरजेडी मतलब कांग्रेस को अपनी राजनीति बचानी है, लेफ्ट को अपनी राजनीति बचानी है, तो आरजेडी से उनको नाता तोड़ना होगा। ऐसा क्या कर दिया भाई आरजेडी ने, किया क्या? मैं तो वही देख रही हूं। बल्कि बिहार के चुनाव को बंटाधार कांग्रेस ने किया, लेकिन ज्ञान वो लोग दे रहे हैं कि जो है कांग्रेस एक 2 बार अलग होकर देख चुकी है। पुरस्कार लेने लायक नहीं बचेंगे ऐसे लोग फिर, या फिर शरणागत होंगे जी। तो एक सिस्टमैटिक ढंग से जो चल रहा है, मतलब लालू यादव के खिलाफ, आरजेडी के खिलाफ, और जो ये राजनीति सामाजिक न्याय की इस तरफ में रही है, नीतीश कुमार को छोड़ देते हैं, वो बिल्कुल मतलब जो है उनकी अब जो भी राजनीति रही हो, समझौता परक राजनीति रही है सत्ता को लेकर के, और उन्होंने हमेशा सुविधाजनक को चुना है। एक लालू यादव को टारगेट करने के लिए आप देखिए जंगल राज, अब वो जंगल राज लेकर के इसी को समझ रहे हैं, 80-20 का फॉर्मूला बता करके यूपी में जा रहे हैं। अभी जंगल राज किसका है? योगी का। लेकिन अभी से चालू हो गया कि जंगल राज जो है वो अखिलेश यादव वाले जंगल राज से बचाना है, योगी के ही राज में रखना है। 2027 का यही टारगेट है, फॉर्मूला यही चलेगा। पीडीए वर्सेस अखिलेश यादव के पीडीए वर्सेस जो अभी यहाँ पर इन्होंने किया है सोशल इंजीनियरिंग। मतलब क्या है कि आपने पूरे सवर्णों को साधा, आपने पूरी तरह से जो है ओबीसी में जो कुर्मी कुशवाहा को साधा, आपने ईबीसी को पूरी तरह से साधा, और उसके बाद आपका जो है समीकरण आपके साथ में है, जो वोट स्विंग आपकी तरफ में हुआ। लेकिन इस पूरे प्रकरण में मैं ये देख रही हूँ कि आप चाहे तेल पिलावन लाठी वाले का उदाहरण दीजिए, जो चलना शुरू हुआ, 9 करोड़ से ऊपर जिन्होंने सोशल मीडिया पे खर्च किया, और सिर्फ सोशल मीडिया पे, और उसका भी मोर देन 80% जो फॉर्मेट है वो वीडियो का रहा है। यानी कि वो एक वीडियो, अगर ओवैसी ने कोई भाषण दे दिया तो वो पहुंचाया गया सारे जगह में। और इस चीज को मतलब कि आप देखिए, मतलब जो ये चीज चला है कि हम लोग सोच रहे थे इसको लाइटली ले रहे थे, लेकिन अब पता चल रहा है कि इसको बहुत बड़े स्तर पे घुमाया गया कि यादव जो है वो आरजेडी वाले गुंडागर्दी लाएंगे, गाली देंगे, उनकी तमाम रील्स, क्या उससे बहुत गंदे गंदे रील्स भाजपा के हैं, भाजपा के लोगों के गाली देते हुए, और तमाम तरह के अपशब्द माँ बहन और सबका रिमोट से मनोज तिवारी। हाँ, तो
ये तो मुझे ये अब मतलब कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जो इन्होंने 9 करोड़ से ऊपर सिर्फ फेसबुक मेटा पे खर्च किया और वो भी वीडियो फॉर्मेट में, तो इन्होंने सिर्फ इसके ये काम कर रहे थे, इस तरह से काम कर रहे थे कि इनको दिखाना है कि यादव जो है वो लठैत हैं और वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। और अरे तेजस्वी यादव का अगर इन लोगों ने बोल करके खराब किया, तो आपके नेताओं का खराब नहीं किया, जो इतना आपके तो नेता ही इतने खराब बोल रहे हैं, तो उनका सब कुछ स्वीकार्य है, हर एक चीज। और उसके बाद से जो मेन स्ट्रीम मीडिया ये बता रहा है कि तमीज सिखा रहा है, तमीज आप इसको नहीं सिखा रहे, या शिखर पुरुष से तमीज खराब है, आप वहां पे नहीं जा रहे, आप तमीज से आरजेडी को उपदेश के दब के रहना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं कि उनके कार्यकर्ताओं ने ऐसे बोला। कौन भाजपा का कार्यकर्ता है जो बहुत बहुत बढ़िया जबान बोल रहा है, कौन है? आप देखिए उनको। तो ये एक सिस्टमैटिक ढंग से मतलब पूरी तरह से सबटाइज करने की जो बात कहते हैं ना, जो बची हुई मतलब जो भी राजनीति है सीटों के हिसाब से, सत्ता के उसके हिसाब से, तो आप उसको भी खत्म करने की पूरा जो है वो जुगाड़ लगा रहे हैं और पूरा वहां पर केंद्रित कर रहे हैं, एक आइडियोलॉजी के हिसाब से, कास्ट रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, नैरेटिव के हिसाब से, कल्चरली उसके हिसाब से आप हर तरह से हमला कर रहे हैं। और ये बहुत सही समय है। देखिए अगर यदि ओवैसी को साध लिया गया होता और 18 सीटों पे फ्रेंडली फाइट नहीं होती, तो ये लंठ यादव संत यादव हो जाते क्या? संख्या बढ़ गई होती और हो सकता है कि राजद की सरकार बन जाती, तब क्या विश्लेषण होता? नहीं, तब क्या विश्लेषण होता? देखिए वो बिल्कुल अलग है, लेकिन अभी जो इसके बाद चाहे रोहिणी आचार्य का मसला आया हो और जिस तरह से सोशल मीडिया पर और एक पूरा धड़ा है जो कांग्रेस को के लिए बता रहा है कि आरजेडी से जो है मिलना कांग्रेस के लिए खतरनाक हो गया है। आप बिहार के संदर्भ में देखिए, थोड़ी भी राजनीति की अगर आपको समझ होगी तो यही सलाह। अब देखते हैं ना कि बंगाल को कैसे, ये अगर इंडिया अलायंस के अंदर सच में आया है और कांग्रेस उसको लीड कर रही है, तो देखते हैं कि बंगाल को कैसे ये लोग डील करते हैं। जंगल राज तो अब उधर ही किया है, इन्होंने निशाना उधर किया है, ममता बनर्जी की तरफ किया है। अगर यहाँ पर क्या लेफ्ट, क्या कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सब मिलकर के एक होंगे, फाइट करेंगे इनके साथ? SIR भी शुरू हो गया। अगर यही सारा खेल है तो बंगाल में भी तो होगा ये चीज। तो अब तो इनके पास तुरंत का है। तो मेरे ख्याल से देखिए पूरी तरह से इनकी राजनीति को हाईजैक करने की कोशिश जो है उसको करने की कोशिश की जा रही है हर स्पेस में। और ये दो तरह से चीजें पैदा होंगी, या तो मैंने देखा कुछ बहुत सारी महिलाओं के भी देखे मतलब कि वीडियो देखे जो इस बात को पॉइंट आउट करी, बिल्कुल गांव की महिलाएं पॉइंट आउट कर रही हैं कि कैसे हाईजैक किया, कैसे तेजस्वी यादव को या आरजेडी की पॉलिटिक्स को खत्म करने की कोशिश की गई है। और वोट चोरी और इन सब की बात नहीं कर रहे हैं, वो बाकी और तमाम चीजों की बात कर रही हैं। तो मतलब मुझे ये लग रहा है कि या तो देखिए उनके अंदर जो है असर्शन, इसको लेकर असर्शन होगा, उनको अपनी पॉलिटिक्स कैसे उनकी खत्म की गई है इसको लेकर के जो है वो एक अलग तरह से पैदा करेगा, अवेयरनेस पैदा करेगा, और ज्यादा वो गोलबंद होगा, और ज्यादा वो गोलबंद होगा, और ज्यादा लॉयल होगा, और ज्यादा वो जो है इंटैक्ट होगा। मुझे ये लगता है जल्दी से मर्सिया पढ़ने की कोशिश ना करें। आते हैं मनोरमा आपकी ओर। और 26 टिकट दिया था टोटल गैर राजद ने, और उसमें से 15 जीत के आए। क्या यादवों से प्रेम का ये प्रतीक नहीं है? यानी 26 में स्ट्राइक रेट उनका 70% रहा यादवों का, जो एनडीए के संत वाले यादव जो इनके हिसाब से। तो जो यादवों को विलेनाइज करने की कोशिश की जा रही है राष्ट्रीय जनता दल को लेकर के या लालू प्रसाद जी को लेकर के, 90 और 2000 सीमा जी, एक तो फर्क है पहला, दूसरा वो वक्त था, उस वक्त में ही लाया गया, तीसरा ये जो कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं तेजस्वी यादव और नैरेटिव वार में फंस जाते हैं, ये ज्ञान देने लगते हैं यादवों को भी। एक तरह से आप उसको याद दिलाना होता है कि हाँ वो जंगल राज था, माफी भी मांग लेते हैं। तो क्या ये सब बड़ी चूक नहीं हुई सीमा जी? तो 10% लोग जो नैरेटिव सेट करें, हम जाति की बात करने बैठे हैं तो हम आखिर जाति की बात जब बात करते हैं तो हम वो 4-5 अगड़ी जातियों की, जाहिर सी बात है हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पिछड़ी जातियों की बात करने के लिए। जाति की बात मतलब पिछड़ों की बात, शूद्रों की बात, दलितों की बात, वो बात हो रही है। इन 90 के पहले के दशक का जो हाल था, जब सारी अगड़ी जातियां ही
सत्ता में थी या उससे पहले 5,000 साल का जो इतिहास रहा है, तो वो जिस तरह, और वो क्या जंगल राज नहीं था, जिस तरीके से शोषण हुआ निचली जातियों का, पिछड़ी जातियों का, तो वो क्या उसको आपके वो वैदिक काल था जब आप निम्न वर्ग के आप जो मनुस्मृति के आधार पे या मनु का जो ये था, वो क्या वो उसको वैदिक काल कहते हैं। लेकिन जब एक पिछड़ी जाति का 90 के दशक में असर्शन होता है और सत्ता में आती है, तो आप उसको जंगल राज की बात, आप उसको जंगल राज बोलना शुरू करते हैं। 90 के पहले के दशक का ये हाल था कि बिहार के संदर्भ में हम बातचीत कर रहे हैं। बिहार में जो पिछड़ी जातियां थी, जिसमें हर जाति यादव कुछ एक को छोड़ के एक ही सरनेम यूज किया जाता था पूरी जातियों में, वो था कुमार। कोई भी अपनी जो भी पिछड़ी सुद्रों निचली जातियां थी अपना सरनेम कभी इस्तेमाल नहीं करती थी, क्योंकि कुमार के अलावा नहीं, जैसे ही आप अपनी जाति का नाम आप सरनेम रखना शुरू करेंगे, उसके आधार पे आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन व्यवहार या बाकी चीजें होना शुरू हो जाता था। ये 90 के पहले का दशक था। 90 के दशक में लालू प्रसाद यादव का खुद का जो सर्टिफिकेट का नाम है लालू प्रसाद है। लालू यादव जाति थी, लोगों ने जोड़ दिया। एक 90 के दशक में एक जाति उभर के आती है, वो बहुत पिछड़ों को लेके आती है, और जिस तरह से जाति के अपने पहचान के साथ पासवान आए, बाकी निचली जातियां अपने सरनेम्स के साथ आए, चाहे धोबी हो, पासी हो, एक चौधरी सरनेम, इस तरीके ये एक एसेशन हुआ। तो जाहिर से सी बात है, जहां आप बड़े बड़े सरनेम लगा रहे हैं, वहां छोटी जातियां भी अपने जातीय सम्मान या जाति पहचान के साथ आगे आ रही है, तो ये चीज आपको खटकने लगती है और आप उसको जंगल राज की तरफ के नैरेटिव में डालने लगते हैं। जब छोटी जातियां असर्ट करती हैं तो जंगल राज होता है। अनंत सिंह का जब प्रोसेशन निकलता है, जुलूस निकलता है, जिसमें कट्टा चलता है, बंदूक चलती है, उसमें एक हत्या, पिछड़ी जाति के एक कार्यकर्ता की हत्या हो जाती है, दुलार चंद यादव की। तो वो आदमी जो कार्यकर्ता है वो गुंडा साबित होता है। अनंत सिंह की जो वो रैली होती है, जो बहुत ही दबंग तरीके से निकाली जा रही है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। दुलार चंद ने एक पत्थर उठा के मारते हैं, वो हर जगह पिक्चर वायरल किया जाता है और जस्टिफाई किया जाता है कि किस तरीके से गोली चलना गलत नहीं था। बिल्कुल उसको वो वहां पे दबंगई नहीं दिखती है, वहां पे वोट पोलराइज नहीं होता है। इनफैक्ट वहां पे बहुत मैसिव वो पोलराइजेशन होता है कि बहुत बड़ी विक्ट्री मिलती है अनंत सिंह को। तो जब पिछड़ी जाति असर्ट करती है या बाइक खरीदती है या बाइक चलाती है, रील्स बनाती है, तो आपको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब आप ये जैसा आप मनोज तिवारी की बात कर रहे हो और रवि क्या नाम है उसका, उनकी बात करें तो रवि किशन और बाकी इस तरह के लोग, पवन सिंह इस तरह की के गाने गाए, वीडियो बनाए, तो आप वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। खेसारी यादव ने एक बना दिया तो भाई वो अश्लीलता फैलाता है। तो ये नैरेटिव हर जगह चलता है। अच्छी हिंदी और अंग्रेजी बोलते हैं तेजस्वी, लेकिन 9वीं फेल है, लेकिन 12वीं पास शिक्षा मंत्री आपकी बड़ी अच्छी, बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट करती हैं जब वो केंद्र में मंत्री बनती हैं। तो ये है, ये बेसिकली ये बिल्कुल जाति की बात ही, जाति ही है। लेकिन जो जिन यादवों की बात कर रहे हैं, पिछड़ी जाति के यादव जब बीजेपी से चुने जाते हैं तो पिछड़ी जाति के नहीं रह जाते हैं, मांझी पिछड़ी जाति के नहीं रह जाते हैं, पासवान पिछड़ी जाति के नहीं रह जाते हैं, वो सब हिंदू बन जाते हैं। तब बहुत बड़ा टीका लगा के चिराग पासवान हिंदू बनते हैं, कुंभ में नहा के चढ़ाते हैं मांझी और वो हिंदू बनते हैं। रामकृपाल यादव भी हिंदू बनते हैं और नंदकिशोर यादव भी। लेकिन लालू यादव जब बोलते हैं कि विचारधारा की बात करो, जाति से पहले विचारधारा आती है। लालू यादव जब बोलते हैं कि मैं अपने लोगों को स्वर्ग मैंने दिया, मैंने स्वर्ग नहीं दिया, तो बस प्रॉब्लम इसी बात से है कि असर्ट करना सीख गई पिछड़ी जातियां। तो फिर लालू यादव ने वो जंगल राज लिया है, क्योंकि पिछड़ी जातियां आपके बराबर आके उसी तरीके से आपके बगल में बैठ के चीजें कर रही हैं।
तो ये चीज जी है। तो जंगल जी वो हम ठोक करके खूब टिकट दीजिए अपने जाति बेस को, लेकिन अपने जाति बेस को देती है तो दिक्कत होती है। मनोरमा जी अपनी बात वहां भी लिख रही हैं, मीडिया की बहसों में जाति आधारित लामबंदी को यादव केंद्रित बताया जाता है, जबकि अन्य जातियों की लामबंदी को विकास की राजनीति कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल वही ये मैं बोल रही हूँ, पिछड़ी जातियां बीजेपी की हिंदू हो जाती हैं, और जो पिछड़ी जातियां अपनी पार्टी अपना असर्ट करती हैं। मायावती भी बाद में आती हैं। काशीराम जिस जातीय पहचान और जिस तरह से लोगों को लेकर साथ मोबिलाइज करके लाते हैं, मायावती बाद में आते आते वो भी हिंदू और गणेश और उनकी बातें करना शुरू कर देती हैं। तो और बिल्कुल उनकी राजनीति वहां खत्म हो जाती है, हिंदू बनने की कोशिश करती है, अपनी जाति की बात उनकी पीछे चली जाती है। एक और बात कहूंगी, जो लोग कह रहे हैं, खारिज कर रहे हैं तेजस्वी यादव को, तो उनके लिए बस इतना बोलना चाहूंगी कि ये नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का आखिरी चुनाव हो सकता है। ये तेजस्वी यादव का बस दूसरा चुनाव है। पहले चुनाव में तेजस्वी यादव सबसे बड़ी पार्टी की रूप में उभरे थे, और बाद में जो ये पैसे खर्च करके और नैरेटिव चला के जिस तरह से बदनाम करके आज भले वो तीसरी पोजीशन पे है, लेकिन ये उनका आखिरी चुनाव नहीं है, बिल्कुल नहीं ये है। दूसरा और चुनाव जो है वोट बस। बैंक है वो भी कहता है कि वैसा नहीं है। वोट जो हासिल किया है, खुद नीतीश जी कुमार कई बार चुनाव हारने के बाद आज इस स्थिति में है। या ये मनोरमा जो कह रही है विनय जी, यादवों को एक तरफा वोट बैंक कहकर उनकी राजनीतिक चेतना को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये यादव हैं जो सीपीआई के बैनर तले, सीपीएम के बैनर तले आप लगातार जो है गरीबों मजलूमों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए संघर्ष करते रहे, मारे जाते रहे, वोट के अधिकार के लिए भी मारे जाते रहे। सभी पार्टियों में, कांग्रेस में भी रहे और बाद में धीरे धीरे। तो ये है इस जाति को एक तरह से। विनय सर नहीं, वो जो आप कह रहे हैं कि वो पहला हमला तो उनका उनकी जो धार को कुंद करने का ही है ना, वो कि वो जो आगे जो हरावल दस्ता है उसी को। और अभी देखिए कि इस चुनावी नतीजे के बाद भी जो है अचानक से इतने वीडियो नहीं बन सकते। हमको, मुझे तो कई बार लगता है कि शायद पहले से बना तैयारी के करके रखा। रखी गई थी, बना के रखी गई थी। और वो पुराने, मतलब जो चुनाव से पहले जो है कैंपेन के दौरान बहुत सारी वीडियो बने हुए हैं, और पुरानी चीजें निकाल निकाल करके। और कुछ चैनल्स तो बकायदा इलेक्शन से पहले वो इंटरव्यू चला रहे थे कि कैसे लालू के समय में पैसे गिन के रखते थे, यहाँ अपहरण हो गया, वहां अपहरण हो गया। फिर वो ये इस बात का रोना रोए कि देखिए सत्ता जब मिली नहीं है तब इतना उनकी गुंडागर्दी है, सत्ता मिल जाएगी तो क्या गुंडागर्दी होगी। और अब दोबारा चला रहे हैं वो, चाहे वो ये चलाना। आप देख लीजिए कि वो संजय यादव और उसको लेकर के कितनी चीजें चलाई जा रही है। ऐसा कि जैसे कि वो पूरा जो है तेजस्वी यादव बिल्कुल गैंगस्टर की तरह काम कर रहे हैं, माँ बाप को बंधक बना करके रख लिए हैं, तमाम चीजें जो है वो चल रही है। मुझे ये कई देखिए बार ये, लगता है हाँ मुझे कई बार लगता है कि इन लोगों ने जो जो बहुत अपोलोजेटिक होकर के कई चीजें जो नहीं की ना, वो उनको करनी चाहिए थी। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी अगर कुर्ता फाड़ करके बाहर खड़े होकर आपके घर के बाहर बोल रहा है कि 2 करोड़ टिकट जो बेचा जा रहा है, तो आपको उसी वक्त बाहर निकल करके कहना चाहिए कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। आप वो तमाम चीजें जो है आपको जो है वो अभी भी जो कई है। बार कई बार जो है हर चुनाव में जिनका टिकट कटता है, ये सब ड्रामे व्रामे होते हैं सर। उससे बड़े जो बड़े राजनीतिक फैसले थे उन लोगों ने नहीं लिए, वो एक उस पर अभी आते हैं। ये हम तुम कह रहे हैं कि रामकृपाल यादव, मोहन यादव, अपर्णा यादव भी हैं। बिल्कुल, जो हम लोग कह रहे थे ना कि इधर वाला संत और उधर वाला जो है। और रामकृपाल जी जब तक थे लालू जी के दाएं बाएं हाथ, तब तक बड़े बड़े गुंडे थे, बड़े खराब आदमी थे। और हमें पब्लिक कहती थी, मैं कई बार इसका उल्लेख कर चुका हूँ कि 2015 में मैं मुस्लिम महिलाओं से मिला था, तो उन्होंने कहा कि रामकृपाल जी नहीं होते तो हम लोग तो मारे जाते। वहां जो दंगे वगैरह हुए थे पटना सिटी इलाके में, तो वो है। लेकिन जैसे ही इधर गए वो संत हो गए।
फर्क इतना तुम्हारे यादव गुंडे हमारे पर। यह भी सच है कि यादवों में गुंडई ज्यादा, दलितों को दबा कर रखना यूपी में बहुत देखा। ये जो बात है विनय सर, उसके बाद हम चलते हैं मनोरमा की ओर, कि ये होता क्या है कि हम सबको भी समझना होगा। जैसे ये हम तुम अपनी बातचीत से लग रहे हैं कि ये बहुजन स्पेस के हैं, लेकिन होता क्या है कि हम लोग किसी भी अपराध को या अपने खिलाफ किसी भी तरह के मतभेद को जाति और धर्म के अदरनेस में देखने के लिए अभिशप्त है। जब गाड़ी चलाते हैं और सामने से कोई महिला इधर उधर गाड़ी चला के ले जाती है तो तुरंत सेट महिलाओं को गाड़ी चलाना नहीं आता। महिलाएं ऐसी ही होती हैं। यदि हम ब्राह्मण हैं और कोई दूसरे जाति का है तो फिर उस हिसाब से बात करेंगे। ब्राह्मण है तो तुरंत उसको सिर्फ ब्राह्मण खाते में देखेंगे। जातिवाद की एक पहचान ब्राह्मणों का होना और उनके एक्शन में जातिवाद हो सकता है, यादवों में भी हो सकता है, लेकिन वो उसको एक देखना होगा कि कौन सा जातिवाद है और कौन सा सामान्य प्रक्रिया के तहत के अपराध हैं। या किसानी के एक वाक्य जोड़ दो सर, एक वाक्य जोड़ दो कि खेती किसानी के आपसी संघर्ष भी हो सकते हैं। जैसे मान लिया किसान वहां है और वहां यदि कोई मजदूर है तो उसके संघर्ष भी हो सकते हैं। विनय सर, संजीव जी, उसमें वो जो अपराधी भी होंगे जी, उसमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि भारत में जो है जो कास्ट और क्लास जो है कई जगह पर जो है वो इंटरचेंज होते हैं। तो वो आपको देखना चाहिए कि वो जो कृत्य जो है वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हुआ है, कास्ट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, और वो किस नेचर का है। तो कास्ट की वजह से वो कर रहे हैं या वो उनका जो क्लास पोजीशन है उस वजह से कर रहे हैं। तो वो भी एक देखने से चीजें थोड़ी ज्यादा क्लियर होती है। जैसे मोपलर विद्रोह में जो क्लास और जो रिलीजन वाली जो चीजें जो आपस में गुथी हुई थी, तो हर आदमी उसको अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करता है। कोई उसको हिंदू मुस्लिम नैरेटिव्स में बदल देता है, कोई उसको जो है वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से चीजों को देखता है। तो यहाँ ये यादव वाले में जो बोल रहे हैं कि दलितों का इसमें जो है, तो वहां पे वो हमको ध्यान में रखना चाहिए कि वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो काम कर रहे हैं या एज ए कास्ट वो कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। और तनवीर साहब जो कह रहे हैं कि अगर मैं राहुल गांधी जी की बात करूं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो यादव से ज्यादा मुसलमान है, फिर ये या मुसलमान कैसे हैं? तनवीर साहब जरा बताइएगा, मुसलमानों में जाति नहीं होती है क्या? जब बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। आरएसएस के, यदि आप आरएसएस से जुड़े हुए नहीं हैं तब समझेंगे बात को। यदि आरएसएस के हिसाब से बात कर रहे हैं, मुसलमान अपना पॉलिटिक्स खड़ी कर। हाँ, क्या विनय सर? वो पसमानदा वाले तो पूरा बात बिहार में भी हुआ ही ना। बिल्कुल। तो आप जो मुसलमान का 15% का कह रहे हैं कि यादवों से ज्यादा हैं, वो खंडित हो जाएंगे। 4-5% अशरफों को बैठा रखा है लोगों ने। या तो ओवैसी वाली पॉलिटिक्स खड़ी हो, आप खड़ी करें, ओवैसी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करें, ओवैसी को बाजब्ता, जैसे जिन्ना साहब एक जमाने में लीड कर रहे थे, तो आप करें। और करने के बाद यदि कोई भी संजीव चंदन, विनय ठाकुर, मनोरमा या सीमा उसमें कोई कॉमनल एंगल देखते हैं तो वो अपराधी होंगे। तो ये प्रोसेस है तनवीर साहब। जब बात होगी और ये सोशल जस्टिस भागीदारी वाले मामले में आइएगा तो 15% वाली बात नहीं बनेगी। राहुल गांधी को तो भी बहुत कुछ क्लास और कक्षा करने की जरूरत है। वो न समझेंगे आरएसएस उन पे जो अटैक करता है उसका। लेकिन मनोरमा, पहले मुसलमानों को विलेनाइज किया गया। हम सबको भी लगता था, हम सबको कभी भी हमारे यहाँ दबंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज पता नहीं, मैं जाऊंगा अपने इलाके में तो पिटाई हो जाएगी। इसलिए जैसे दबंग थे बिगन सिंह, नाम ले रहा हूं मैं, हमारे यहाँ दबंग थे विनय सर, मनोरमा से पूछ रहा, बिगन सिंह हमारे यहाँ दबंग थे। और सब कांग्रेस के विधायक टाइप के भी रहे हैं, अभी भी बारसलीगंज वाला विधायक, उनकी जो बेटी हैं, या जो अभी हार गए, या जो ये आपके हिलसा वाले शायद जो हम लोगों ने बात किया हुलासगंज वाले, ये सब बड़े दबंग लोग रहे भाई। राजो सिंह सब बड़े दबंग लोग रहे। हम वो और दूसरा कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हम लोग के बचपन में हसन मियाँ एक आए, हम लोग उनको हसनू मियाँ कहते थे, बड़ा डरते थे। तो थोड़ा भी दबंग मुसलमान हो तो पहले मुसलमानों को विलेनाइज किया गया,
वैसे ही ये जो अपराध का सेटअप है या दबंगता का सेटअप है, उसमें यदि यादव आए तो फिर अब उसको विलेनाइज करके कोशिश सिर्फ ये की जा रही है कि मामला हिंदुत्व का ब्राह्मणवादी शेप में रचा जाए। मनोरमा संजीव जी, एक चीज याद आ रही थी दोबारा, तो मैं याद, उसी तरह जो विभाजन वाले मामले में जो पूरा जो नैरेटिव है कि सारे मुसलमान विभाजन चाहते थे, जबकि हकीकत ये है कि जो ज्यादातर मुसलमान जो थे वो विभाजन नहीं चाहते थे। बहुत बड़ी संख्या जो थी मुसलमानों की अगेंस्ट में थी, उनके पास वोट नहीं था और इसीलिए उनकी बात जो है दर्ज नहीं हुई और उसको ठीक से डॉक्यूमेंट नहीं किया गया, ठीक से बताया नहीं गया हम लोगों को। और ज्यादातर बिल्कुल जो लीडरशिप जो थी वो अपर क्लास मुस्लिम्स के पास में। बिल्कुल, और चुनौती मिल रही है, वो चुनौती मिल रही है। तनवीर साहब अभी भी नहीं मान रहे हैं, तो लगता है कि वो थोड़ा सॉफ्ट उधर वाले हैं। लेकिन यादव तो कही रहे, आप ही का तर्क तो है 15%, लेकिन बताइए ना, बक्खो, अंसारी, सारी जातियां मैं पढ़ देता हूं, इन सब की जरा बताइएगा कि इन सब के परसेंटेज कितना है, और उस सबको अलग अलग खंड खंड हो जाएगा, 4% पे चले जाएंगे। वो ब्राह्मणों के यदि आप अशरफ होंगे तो अशरफ उसमें चले जाएंगे, अंसारी होंगे तो 3 से 4% में चले जाएंगे। तो फिर तो जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी के हिसाब से तो सच में इस देश में या तो चमारों को या यादवों को ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, जिनकी बड़ी संख्या है। रविदास समाज से आने वालों को होना चाहिए। मनोरमा जी जी, तो ये तो हाँ, क्या बोल रहे थे? पहले मुसलमानों को विलेनाइज किया और अब यादवों को करने की कोशिश हो रही है। कितनी सफलता मिली? बिल्कुल बिल्कुल ये मतलब एक बिल्कुल जो है टारगेटेड हमला है इस तरह से। और आप देखिए अभी हमने तो हमारे चैनल पे कई बार बात भी हुई है मुसलमानों के या जो अशराफ और जो दूसरा तबका है, पिछड़ा है मुसलमान के, ओबीसी, उनकी संख्या के बारे में, उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो राजनीति जब उस तरह से आती है तो मतलब ये चीजें जो है उसके दायरे में आएंगी और जब नहीं आई है तो उसका खामियाजा भी भुगतना ही पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को भी, क्योंकि सबके पॉलिटिकल एस्पिरेशन आज नहीं तो कल जो है, आप देखिए इसी का एक हुआ है कि जेडीयू को इस बार जो है मुस्लिम वोट मिले हैं, क्योंकि जेडीयू ने इस पर काम किया था। जेडीयू ने रिप्रेजेंटेशन दिया है जो है ओबीसी या मुसलमानों के जो पिछड़े तबके हैं उनको रिप्रेजेंटेशन भी दिया, जितनी सीटें थी उसमें। तो ये उनके पक्ष में काम किया, तो इसको देखने और समझने की जरूरत है। बाकी क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस के मतलब अभी ये जो टारगेटेड हमले हैं उससे अलग हट करके जो सवाल है वो तो है ही, जिस पर आगे बात होती रहेगी, क्योंकि आगे 5 साल और जब वो या अगली अपनी जो रणनीति तय करेंगे तो उसमें इन सब बातों को शामिल वो नहीं करेंगे तो वो और बड़ी गलती होगी। तो ये तमाम बातें तब आएंगे, उनके भी विश्लेषक हैं, तमाम लोग इस पे कर ही रहे हैं कहाँ काम करने की और कैसे कैसे काम करने की जरूरत है। कांग्रेस को उसका खामियाजा मिला ही है, जो भागीदारी की बात की है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पर आते हैं ओवैसी को, एक जो है उन्होंने 5 सीटें जीती है पिछली बार की तरह ही जो है, और टारगेट किया गया पहले भी कि वो भाजपा की बी टीम है, और अभी भी उनका एक भाषण बहुत चल रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि सीएम बनेगा, सीमांचल का बेटा जो है, फातिमा का बेटा, मोहम्मद का बेटा जो है वो सीएम बनेगा। और ये बताया गया है कि इस वीडियो को बहुत घुमाया गया और एक डर दिखाया गया अगड़ों को या जो बाकी भाजपा के इसमें उसको कंसोलिडेट करने के लिए कि अगर आप लोग एकजुट नहीं हुए तो मुसलमान जो है बिहार का सीएम बन जाएगा। तो ये बातें जो है इस तरह से की गई हैं। तो समझ सकते हैं कि ना सिर्फ आप देख रहे हैं कि अनंत सिंह जीत चला तो बाहुबली है, छोटी सरकार है, फलाना है, ढिमकाना है, ओसामा अगर उधर बात हो रही तो सारे महाराज है। हाँ, तो विलन बनाने में लग गए। ठीक उसी तरह से जब बात यहाँ की भी हो रही है, आप मतलब कि मुस्लिम अगर अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आप बी टीम है और इस तरह की, या मतलब एक पूरा मान लीजिए अगर आपको करना था तो आपने रिप्रेजेंटेशन देता, एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की बात थी ना। अगर यहाँ पर तो चुका है महागठबंधन पूरा कि आप जो तमाम ओवैसी के सवाल को मनोरमा हल किया जाना चाहिए, और वैसे यदि महागठबंधन में आना चाहते थे आपको ताकत, आपको इन लोगों इनकी समस्या ये है कि आत्मविश्वास विहीन है, इसीलिए कभी कभी ये आपको
प्री पोल आपको एक अम्ब्रेला के नीचे आना चाहिए था। आप जब समझ रहे कि कंसोलिडेट आपकी तरफ ही हो रहा, तो आप थोड़ा सा उधर आगे बढ़ रहे हैं और 4 कदम पीछे खींच ले रहे हैं। आप पर तोहमत वैसे भी लगा रहे थे वो कि आप मुस्लिम का तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो फिर 17% मुस्लिम को आपको अपने तरफ करना चाहिए था ना, अच्छे तरीके से करना चाहिए था। कांग्रेस को भी करना चाहिए था, आरजेडी को भी करना चाहिए था, सभी को करना चाहिए था। तो आपने जो वो किया उसका नुकसान देखिए, आपके वहां से भी वोट कट करके गए हैं उनकी तरफ में। तो ये चीजें हैं। और दूसरी जो बात, हाँ, सुमित बाली कह रहे हैं कि 20 साल पुराने जंगल राज की बात कर लेती है बीजेपी, लेकिन विपक्ष मणिपुर में मौजूदा भाजपा राज पर सवाल नहीं उठाता। नहीं, और इस पर भी सवाल, आप इस पर भी सवाल नहीं उठा रहा कि पीएम जो है वो काम कब कर रहे हैं, जब कैंप लगा करके बैठे हो। गृह मंत्री काम क्या, और सारे मुख्यमंत्री अभी सबको स्ट्रैटेजी की तरह दिखा रहे हैं कि आपके यहाँ के लोग यहाँ आकर के बैठ करके काम करें। ये भी तो उस दिन से ही सवाल में, पहले दिन से मतलब ये बात मतलब आना चाहिए, अभी सवाल पूछे जाने चाहिए कि आप ये पूरी मशीनरी, आप सिर्फ संसाधन बांटने और वो करने के का तो एक अलग ही सवाल है कि मतलब आप पैसे का या खजाने से आप पैसे लुटा करके आप जो है वोट को प्रभावित कर रहे हैं, खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, ये रेवड़ियों का जो है वो अलग है। इसके अलावा आप देखिए जिनका काम मतलब जो सरकार चलाते हैं, वो तमाम सरकारें पूरे देश भर की आकर के आपके नौकरशाह सबको जमा कर ले रहे हैं बिहार में और वो काम कर रहे हैं। तो ये लोग अपना काम कब कर रहे हैं? तो ये सब चीजें हैं, संसाधन बहुत ज्यादा, इन्होंने बहुत ज्यादा, ये सवाल उठा कि मुकेश सहनी को जब आप डिप्टी सीएम बना सकते हैं, इलाका आप चेहरा, हाँ, तो किसी मुस्लिम को क्यों नहीं? तो दिक्कतें ये सीमा जी नीतिगत अन्य फैसलों में हुए जो चल नहीं पाए। कोशिश की इस बार की महागठबंधन की नीति थी कि अपर ओबीसी को साथ लेकर के, जिनकी संख्या है, जो वोट पैटर्न जिसका अपने हिसाब से होता है, और थोड़ा भूमिहारों को लेकर के वो करें, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। इसको तो जरूर कह सकते हैं कि ये फेल हुआ है, न कि ये कहा जाएगा कि बिहार से यादवों के खत्म होने से जातिवाद खत्म हो गया, और दूसरा कि यादवों के कारण महागठबंधन हार गए। पहले मुस्लिम मतदाताओं से की बात करूंगी। जैसे ओवैसी पिछली बार भी 5 सीट लेके आए थे, जीते थे, और इस बार भी 5 सीट ही जीते हैं। पिछली बार ओवैसी की 5 सीटों पे सीधे हरा दिया। पिछली बार उनके पांचों जो एमएलए थे, बाद में उनका वो आरजेडी में ज्वाइन कर लिया था। इस बार वो इंडिया गठबंधन में आना चाहते थे। मुस्लिम मतदाताओं की बात करें तो बहुत मुझे नहीं मालूम ये पेपर पे कितना या रियलिटी में बहुत लोग कहा जा रहा है जदयू को वोट किया, कुछ लोग बोल रहे हैं बीजेपी को भी वोट किया। लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात होती है, डिप्टी सीएम की बात होती है, तो आपकी डिमांड होती है महागठबंधन से। फिर आप महागठबंधन से आप ये भी मांग करते हैं कि ओवैसी को भी एकोमोडेट किया जाए। लेकिन जब वोट देना होता है तो आप जदयू और आप बीजेपी को वोट करते हैं। ओवैसी भी संसद में बहुत मसलों पे बीजेपी सत्ता पक्ष के साथ ही जाती दिखती है। तो यहाँ पे डबल गेम वाली चीज मुझे लगता है राजनीति में, मतलब इतना भी जब आप सामने वाला दिख रहा है कि दोनों तरफ चल रहा है, तो उससे एक आप सही दूरी बना के रखना, मेरी ऐसी सोच है कि रखना हर पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी कि एक सुरक्षित दूरी बना के रखे। ओवैसी के भाई है जो बहुत ज्यादा कट्टर भी हैं, तो भाषण उसी के बाद से ओवैसी की पार्टी बहुत ज्यादा चर्चा में आई। तो यहाँ पे मैं देखूंगी कि बहुत कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी रिप्रेजेंटेशन की। ओवैसी के भाई का बयान या इस तरह के बयान हर पार्टी के और कहीं न कहीं मिल जाया करेंगे। नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, मायने नहीं रखता। और पार्टी के बड़े होने का, सोशल जस्टिस की पार्टियों के साथ गठबंधन भी किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए। तो गठबंधन कर लेने से कोई बहुत बड़ा संकट नहीं होने वाला था, मेरा तो ओपिनियन ये है। मैं बता रही हूँ कि पार्टी जो एक सेफ डिस्टेंस लेके रख के चलना चाहती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। गठबंधन कर सकते थे, नहीं किया, और वो एक सेफ डिस्टेंस रख के चलना चाहते होंगे, इसलिए नहीं किया होगा। मैं वो बात कह रही हूँ, और वो इनके लिए रणनीतिक रूप से गलत साबित हुआ। ये बात गलत हुआ या नहीं, क्योंकि पिछली बार भी वो 5 सीट लेके आए थे, तब आरजेडी 70+ सीट लेके आई थी। तो इस बार बीजेपी और जेडीयू का गेम अलग था, इसलिए ऐसा नहीं।
दूसरी बात पिछली बार वो और जगहों पे उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, इस बार उन्होंने और जगहों पे भी अच्छा परफॉर्म किया है। नहीं, और दूसरी चलिए, बात लेकिन ये वो भी है तेलंगाना में अपने मुसलमानों स्टेट में पे नहीं कर पाते हैं, ये भी गौर देने वाली करने वाली बात है तो उसी एक और से- बात, वो तो एक कि अलग बात है जी। नहीं, दूसरी ओवैसी और मायावती को जब शक्ति प्रदर्शन अपना ताकत दिखानी होती है तो ये लोग सब बिहार आते हैं। इनका यूपी मैं में सर नहीं चल, इनकी ताकत दिखती ना तेलंगाना में, और कोई भी जहाँ अपने पॉलिटिकल स्टेट पार्टियां में। अपना विस्तार करेंगी और उनको अपनी रणनीति के हिसाब से बिल्कुल खैर बिल्कुल है क्या, लेकिन आप ये मत कहिए कि बिहार में आके ही सबको अपनी, मैं ये नहीं, नहीं, मैं तो इसलिए तो पूरे देश में इसलिए आप कहीं भी लड़ सकते हैं, आप मणिपुर जाके लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वो बात सब ही लोग नहीं कर सब रही लड़े, हूँ। लेकिन रणनीति के तहत पे ये गलत फैसला हमें अब लगता है कि जल्दी से जल्दी ओवैसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो दिल्ली और बिहार की तरह का इम्पैक्ट होगा। मनोरमा जी, आप कुछ नहीं, कह और रहे नहीं सिर्फ इसमें, ये मैं ये बोल रही कि ओवैसी वाली जो राजनीति है उसमें ओवरऑल बिहार के मुसलमानों का नुकसान भी हुआ है। नुकसान ये हुआ कि देखिए अब उनका रिप्रेजेंटेशन लोएस्ट है अभी, मतलब कि पिछली बार से भी 19 विधायक थे, अभी 10 या 11 रह गए हैं, मात्र 17% आबादी वाले। तो ये नहीं है कि ओवैसी की राजनीति ने ओवरऑल मुसलमानों को फायदा दिया हो बिहार में, उनकी स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ हो, ओवर वोटेड, अंडर पावर्ड, इस तरह से उनकी स्थिति बन रही चलिए, है। तो बहुत बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कई सारी टिप्पणियां आई हैं। सीमा जी, मायावती जी को दलितों के अत्याचार पर शक्ति प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। एक और कमेंट करूंगी, जब जाति में एक जाति जिसको हम बिल्कुल निकाल के बात करते हैं, महिलाओं की जाति की बात, महिलाएं वो भी एक जाति अलग से एक फैक्टर के रूप में उभर के आ रही हैं। ये जो आज 20 साल के लड़के बच्चे जो युवा वोट कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार के शासन के समय वो छोटे रहे होंगे। पिछले 20 सालों में जितने मंदिर वंदिर बने हैं और जितना बिहार में सत्संग वगैरह शुरू हुआ है, तो उनकी आस्था संविधान से ज्यादा धर्म में बड़ी है। जिस तरह से लोगों को मतलब धार्मिक चीजों में, क्योंकि माँ का बहुत इन्फ्लुएंस होता है बच्चों पे भी, तो एक पिछले 20 साल के जनरेशन की जो आस्था है वो धर्म में ज्यादा दिख रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में कम। तेजस्वी के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि संघर्ष करें, और 25 सीट को 116 सीट के अंतर ज्यादा नहीं है, बिल्कुल। फिलहाल तो उनके पास वोट बैंक है। बीजेपी के नैरेटिव बन जाते, विपक्ष के नहीं। विपक्ष उठाता तो मीडिया उसे देशद्रोही बता देता। ओवैसी को मोदी विदेश भेजे तो वो राष्ट्रवादी, पर तेजस्वी बिल्कुल वही है। ओवैसी क्वेश्चन को तो अभी लपक लेना था, अभी जैसे ही राष्ट्रवादी हुए थे वो कथित रूप से, इसको सॉल्व कर लेना था। ये नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी समस्या बनी। ओवैसी तो केवल 6 सीट ही मांग रहे थे, कोई और पद भी, महागठबंधन ओवर कॉन्फिडेंस में था। बिल्कुल, ये अब सही कह रहे हैं, और मेरे हिसाब से सही कह रहे हैं। बांग्लादेश को यूनुस खान अफजल जैसे डिग्रीधारी व जाकिर नाइक जैसों की संगठन संस्था पाठशाला ने मिलकर गरीब व बेगुनाह के लिए नरक बना दिया। ऐसे लोग दिल्ली ब्लास्ट में शामिल कसाब गैंग व घुसपैठियों का बचाव कर रहा है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? लेकिन अभी भी हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो बांग्लादेश को और फिर तुलना करें कि बिहार भी बन जाएगा। सिर्फ हम नेता की एक बयान जो है सुनील जी का हुआ था, आरजेडी के नेता का, चर्चित, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे ये विश्लेषकों की बात कर रहे हैं, विश्लेषकों की बात करें, वो भी ऐसा करे, बिल्कुल ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में जिस सत्ता ने बदला है और उसकी जगह ली है वो अराजक है, वो फंडामेंटलिस्ट है। बिल्कुल। तो ये है कुल मिलाकर के, आप किसी भी जाति या धर्म को इस हार का इस तरह से विलन बना रहे हैं। विलन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, किसी ने यदि नहीं किया हो। जीत का कोई नायक भी हो सकता है यदि किसी ने किया, विश्लेषण के आधार पर यह होता है। लेकिन बहुत ही टारगेटेड तरीके से, चाहे इस पक्ष के लोग हों चाहे उस पक्ष के लोग हों, और कांग्रेसी तंत्र के, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, कांग्रेसी तंत्र के लेफ्ट लिबरल बुद्धिजीवी भी जो पार्टी से संबद्ध नहीं है, पार्टी के अनुषंगी संस्थानों से संबद्ध है, मैं हिंदी के लोगों के बारे में गंभीरता से कह रहा हूं, वो सब मिलकर के इस नैरेटिव को रचने में लगे हुए हैं कि यादव लंट होते हैं यदि वो भाजपा वाले नहीं है तो, यदि जदयू वाले नहीं हो तो। इन महानुभावों को भी जरा पहचान लेना चाहिए और इस तरह के नैरेटिव से बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जो जाति का जो विमर्श है, जो डिस्कोर्स है, वो राइट डायरेक्शन में लोगों तक
जाए तभी जाति मुक्ति भी संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल रात 8 बजे, तब मनोरमा जी ही होंगी, आज मैंने शुरुआत कर दी थी। नमस्कार।